प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में विदेशी शासकों, विशेषकर शक और कुषाण शासकों के अंतर्गत रुद्रदमन और कनिष्क की उपलब्धियों का मूल्यांकन करेंगे। पहले वीडियो में रुद्रदमन के विषय में चर्चा की जाएगी। अशोक की मृत्यु के उपरांत जब मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ तो यूनानी आक्रमणों की परंपरा में, जो कि सबसे पहले सिकंदर द्वारा किया गया था, बाद में सेल्यूकस द्वारा किया गया, नई आक्रमणों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। इन दिनों बैक्ट्रिया में डेमेट्रियस नामक राजा शासन कर रहा था। उसने यूनानी आक्रमण की परंपरा का अनुसरण करते हुए 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद डेमेट्रियस के बाद मिलिंडर या मिलिंद भारत पर आक्रमण करके यहाँ बौद्ध धर्म का आश्रय ग्रहण करके 160 से 140 ईसा पूर्व तक उसका काल यहाँ माना जाता है। इसके बाद 162 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया के शासक यूक्रेटिडस ने भारत पर आक्रमण किया। शक शासकों के अंतर्गत शकों की अनेक शाखाएं थी, जैसे तक्षशिला के शक, मथुरा के शक, अवंती या उज्जैनी के शक और सौराष्ट्र के शक। इनमें बैक्ट्रिया पर अधिकार करने के बाद शकों की शाखा ने हेलमंद नदी की घाटी पर अधिकार जमा लिया। उसका नाम शकस्तान अथवा सीस्तान रखा। शकों ने बैक्ट्रिया से होकर भारत में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया और वोल्डन के दर्रे से सिंध के निचले प्रदेश में प्रवेश किया। शकों के नाम पर इस प्रदेश का नाम शक्द्वीप पड़ गया। भारत में शकों का पहला शासक मावेज था। मावेज के बाद एवेज शकों का शासक बना। एवेज के बाद एजलीसीज उसे गद्दी से हटाकर स्वयं शासक बन गया। सिंध में अपनी सत्ता स्थापित करने के उपरांत शकों ने काठियावाड़ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। वे सौराष्ट्र तक पहुंच गए। शक आक्रांता उज्जैन से मथुरा की तरफ बढ़े, उसी पर अधिकार कर लिए। अब शक लोग दो भागों से पंजाब की तरफ बढ़े। शकों ने भारत में विस्तृत राज्य स्थापित किया। इस पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने क्षत्रप शासन व्यवस्था प्रारंभ की। सामान्यतः शकों के प्रत्येक प्रांत में दो क्षत्रप होते थे, क्षत्रप तथा महाक्षत्रप। स्पार्टा में द्वय राज्य की प्रथा थी। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया है। भारत में शक क्षत्रपों के मुख्य केंद्रों को चार भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी भारत के क्षत्रप जो तक्षशिला में थे, जिनकी राजधानी, पश्चिमी भारत के शक क्षहरात जो कि सौराष्ट्र जिनकी राजधानी थी, मथुरा के क्षत्रप और उज्जैनी के क्षत्रप। उज्जैनी का चष्टन वंश, चष्टन पहला शासक इस वंश का था। उसने अपना वंश स्थापित किया। इस वंश के अंतर्गत रुद्रदमन प्रथम बहुत प्रतापी शासक था, जो कि चष्टन का पौत्र था और जयदमन का पुत्र था। जयदमन चष्टन के जीवन काल में ही मर गया था, इसलिए चष्टन की मृत्यु के बाद रुद्रदमन को उसने अपने जीवन काल में ही अपने साथ क्षत्रप बना लिया था। अंधव अभिलेख के अनुसार चष्टन ने तथा जयदमन के पुत्र रुद्रदमन ने साथ साथ शासन किया। इस अभिलेख में चष्टन तथा रुद्रदमन दोनों के लिए समान रूप से राजा की उपाधि का उपयोग हुआ है। संभवतः दोनों के अधिकार समान थे। भारत के इतिहास में रुद्रदमन को महाक्षत्रप रुद्रदमन प्रथम के नाम से जाना जाता है। वह उज्जैनी के शक क्षत्रपों में सर्वाधिक पराक्रमी था। रुद्रदमन का शासनकाल अंधों अभिलेख की तिथि के अनुसार 52 शक अर्थात 130 ईस्वी से रुद्रदमन ने 150 ईस्वी तक शासन किया। कुछ इतिहासकारों ने रुद्रदमन का काल 140 ईस्वी के बाद बताया है, क्योंकि टॉलेमी ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी में उज्जैन के राजा चष्टन का ही उल्लेख किया है। वैसे अधिकांश लोगों की मान्यता है कि जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन की प्रशस्ति है। इसकी तिथि 72 शक अर्थात 150 ईस्वी आता। रुद्रदमन ने कम से कम 150 ईस्वी तक शासन किया। रुद्रदमन का राज्य विस्तार अंधोभिलेख से ज्ञात होता है कि चष्टन और रुद्रदमन सम्मिलित रूप से कच्छ प्रदेश पर शासन कर रहे थे। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन को सर्ववीरजित जनपदों वाला अर्थात अपने पराक्रम से राज्यों को जीत कर राज्य करने वाला कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार आकर यानी मालवा, अवंती यानी उज्जैनी, अनूप, नर्मदा के किनारे महेशमती, निवृत्त पश्चिमी भारत में स्थित एक मंडल, अनर्थ उत्तरी गुजरात एवं द्वारिका, सौराष्ट्र अथवा काठियावाड़, श्वभ्र आधुनिक खेड़, मरु मारवाड़ अथवा रेगिस्तान का प्रदेश, कच्छ आधुनिक कच्छ, सिंधु सावीर, सिंधु की निचली घाटी, कुकुर, राजपूताना गुजरात के कुछ भाग,
अपरांत उत्तरी कोंकण तथा निषाद पश्चिमी विंध्य एवं सरस्वती घाटी रुद्रदमन के राज्य के अंतर्गत थे। रुद्रदमन के युद्ध अभियानों के अंतर्गत उसने योद्धाओं पर विजय प्राप्त की थी। जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार रुद्रदमन ने उन योद्धाओं को परास्त किया जिन्हें समस्त क्षत्रियों ने अपना वीर मान लिया था। सिक्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि योद्धाओं ने कुषाणों के विरुद्ध एक संघ बना लिया था तथा समस्त क्षत्रियों ने मिलकर योद्धाओं को अपना नेता चुना था। दूसरा, दक्षिणापथ पर विजय। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदमन ने दक्षिणापथ के स्वामी सातकर्णी को युद्ध में 2 बार पराजित किया, किंतु संबंध की निकटता के कारण उसके प्राण नहीं लिए। इस प्रकार उसने अपने दादा चेष्टन की पराजय का गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा की गई पराजय का बदला ले लिया। इतिहासकार इस सातकर्णी राजा को वशिष्ठ के पुत्र पुलुमावी मानते हैं। रुद्रदमन के शासन प्रबंध के अंतर्गत जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि रुद्रदमन जन्म से लेकर राजत्व की प्राप्ति तक राजगुणों और लक्षणों से विभूषित था, इसलिए सभी वर्णों के लोगों ने उसे अपनी रक्षा के लिए अपना स्वामी चुना। इससे उसकी लोकप्रियता का पता चलता है। उसके साम्राज्य में विभिन्न राजपदों, नगरों और निगमों के लोग दस्युओं, सर्पों, हिंसक पशुओं और रोगों से मुक्त थे। संपूर्ण प्रजा उसमें अनुरक्त थी। उसने सुदर्शन झील की मरम्मत अपने ही कोष से बिना कोई कर लगाए प्रजा की समृद्धि के लिए करवाई थी। इस प्रकार वह प्रजावत्सल जनप्रिय शासक था। उसका कोष सोना, चांदी, वज्र, वैदूर्य, रत्न, मणि और बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ था, जिसे उसने धर्मानुसार बलि, शुल्क और भाग के रूप में प्राप्त किया था। उसने अपने शासन को विभिन्न प्रांतों में बांट रखा था और प्रत्येक प्रांत में अपने अमात्य नियुक्त कर रखे थे। उसकी शासन पद्धति में सचिवों और अमात्यों का महत्वपूर्ण स्थान था। शासन में सहायता देने के लिए मंत्री सचिव, परामर्शदाता और कर्म सचिव, कार्यकारी अधिकारी आदि नियुक्त थे। रुद्रदमन की शासन पद्धति प्रचलित सप्तांग राज्य व्यवस्था पर आधारित थी। राज्य की समृद्धि के लिए सिंचाई का उत्तम प्रबंध किया गया था। शक क्षत्रपों में रुद्रदमन सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। उसकी सबसे प्रसिद्ध लिपि जूनागढ़ अभिलेख ही है। इसमें कहा गया है कि वह महान गुरुओं के संपर्क में आया, उन्होंने उसे रुद्रदमन की संज्ञा दी। इसी लेख में उसे शब्दार्थ, संगीत, न्याय और विद्याओं में कुशल होने का यशस्वी कहा गया है। शब्दार्थ से तात्पर्य शास्त्र अथवा साहित्य से हो सकता है। इसी लेख में उसे विविध शब्द और अलंकारों से नियुक्त गद्य पद्य काव्य विधान में प्रवीण कहा गया है। उसकी वाणी संगीत में व्याकरण के नियमों से परिबुद्ध और शुद्ध थी। इससे सिद्ध होता है कि वह गंधर्व विद्या में भी निपुण था। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इससे हमें उस युग के संस्कृत गद्य काव्य के स्वरूप का दर्शन होता है। जूनागढ़ अभिलेख कहता है कि वह घोड़े, हाथी और हंसविद्याओं में भी प्रवीण था। असी चर्म, तलवार, ढाल के युद्ध में भी वह कुशल था। वह विजेता अवश्य था, किंतु उसने निरर्थक रक्तपात न करने की शपथ ले रखी थी। उसने अनेक स्वयंवरों में अपनी शक्ति, शौर्य और सौंदर्य से अनेक राजकन्याओं को प्राप्त किया। रुद्रदमन के बाद उसका पुत्र दामजाद श्री प्रथम शासक बना। उसका उत्तराधिकारी जीवदमन था। इस वंश का अंतिम शासक राजा रुद्रसिंह तृतीय था। उसके समय में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसके शासन पर आक्रमण कर उसे मार डाला। गुप्त काल में क्षत्र गुप्त साम्राज्य में समाविष्ट हो गए और इस काल में शकों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को स्वीकार कर लिया और वे भारतीय में इतना घुल मिल गए कि अपने अस्तित्व को खो बैठे। इसी काल में बैक्ट्रिया के पश्चिम में पार्थिया नामक प्रदेश स्थित था। कहा जाता है कि पार्थिया का प्रथम स्वतंत्र शासक मिथेडेटस था। उसी के नेतृत्व में भारत पर पहला पार्थियन आक्रमण हुआ। पहलवों के भारतीय राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक वानिनीज था। यह तक्षशिला के शक शासक माविएज का समकालीन था। वानिनीज के बाद स्पेलिरिसिस राजा बना। पहलवों में गोंडोफर्नीज सबसे प्रतापी शासक हुआ। वह लगभग 19 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और लंबे समय पर शासन करता रहा। गोंडोफर्नीज के बाद पहलवों का राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया, जिससे राज्य के विभिन्न भागों में नियुक्त गवर्नर स्वतंत्र होते चले गए। इस समय कुषाणों के भारत पर आक्रमण प्रारंभ हुए, इसके कारण पहलवों का राज्य समाप्त हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।